करिश्मा ने जब ये सुना तो वो वहां से बहुत तेजी से निकल गई। उसकी आंखों में आज आंसू आ गए थे। उसे आज वो सब याद आ रहा था जब जब उसने नव्या को बुरी हाल में देखा था और हमेशा उसका मजाक बनाया था। सच ही तो कहा था नील ने, जो बदला नव्या ने कभी भी नहीं लिया था, न ही उसे कभी अपनी जबान से बुरा कहा था, वो सारा बदला आज उससे ऊपर वाले ने लिए था। प्रेजेंट टाइम। नील बार बार आर्यन के केबिन की वही रिकॉर्डिंग देख रहा था जिसमें आर्यन ने करिश्मा को धक्का दिया था और हेट जा रहा था। उसे आज करिश्मा की ये हालत देखकर बहुत खुशी हो रही थी। आज जैसे बॉय के बदले के साथ साथ नील का बदला भी आर्यन के जरिए ऊपर वाले ने के किया था। अब आगे करिश्मा राठौर कमेंट से बाहर निकली, लेकिन आज उस पर पड़ने वाली हर एक नजर उसे ऐसी लग रही थी मानो वो उसका मजाक बना रही है, जबकि ऐसा कुछ था भी नहीं। अंदर ऑफिस में क्या है था और क्या नहीं, ये सब किसी को कुछ नहीं पाया था, पर फिर भी उसे हर एक नजर खुद पर चुभती हुई महसूस हो रही थी। करिश्मा वहां से निकलकर अपनी कार में बैठ गई। उसकी आंखों के आंसू कार में बैठते ही निकल गए थे। उसने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और एक एक शब्द चबाते हुए खुद से बोली, इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगी आर्यन राठौर। अगर मैं लालची थी तो तुम भी कहा कि शरीफ थे। अपनी बीवी को न जाने कितनी ही औरतों के साथ मिलकर तुमने धोखा दिया और आज को सभी की नजरों में इतने शरीफ बनते हो। पर मत भूलना आर्यन, मैं नव्या नहीं हूं जो कि तुम्हारे हर एक जुल्म को सहन करेगी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं आर्यन। करिश्मा ने अपनी आंखों के आंसू साफ किए और वहां से चली गई। करिश्मा के जाने के बाद राठौर कंपनी के सीईओ के केबिन में बैठा हुआ आर्यन बहुत परेशान लग रहा था। उसे न जाने क्यों आज एक खालीपन अपने अंदर महसूस हो रहा था जिसकी वजह वो खुद भी नहीं जानता था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका कोई अपना उससे दूर जा रहा हो। उसने अपने आप से ही कहा, ये एहसास दोबारा क्यों हो रहा है? क्या माँ को तो कुछ नहीं हो गया? पर यह सब तो सिर्फ उसका वहम था। मेहरा कंपनीज में नव्या अभी अपने केबिन में ही बैठी हुई थी कि उसने पास राहुल दौड़ता हुआ आया और नव्या की टेबल के पास पहुंचकर उसका हाथ पकड़ा और उसे उठाते हुए बोला, तुम्हें पता भी है तुम कितनी लेट हो आज? अगर ऐसा ही रहा तो डैड को कैसे मनाएंगे? राहुल की बात का मतलब नव्या समझ गई थी। वो उसे कंपनी में इन्वेस्ट करने को बोल रहा था, जिसके लिए वो मिस्टर मेहरा को मनाना चाहते थे। नव्या ने उसे शांत करते हुए कहा, रिलैक्स राहुल, आज मेरा मूड अच्छा है तो तुम उसे खराब मत करो। और हाँ सुनो, अंकल को मनाना हम दोनों की ही जिम्मेदारी है। और उन्हें हम कैसे मनाएंगे? नव्या के इस सवाल पर राहुल ने झट से कहा, फैशन वीक को अच्छे से कंप्लीट करके। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, तो अब हमें बस उस पर फोकस करना है। तुम टेंशन मत लो, अब सब कुछ अच्छा ही होगा। राहुल ने एक चीज नव्या में आज नोटिस कर ली थी, वो आज कुछ हद तक खुश लग रही थी और उसे खुश देखना ईद के चांद देखने जैसा था। इसलिए राहुल आगे कुछ भी नहीं बोला। उसने थोड़ी देर तक नव्या से काम के बारे में डिस्कस किया और फिर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद नव्या और राहुल को मिस्टर मेहरा ने अपने केबिन में बुलाया था और वो दोनों ही अब उनके सामने वाली टेबल पर बैठ गए थे। मिस्टर मेहरा के केबिन में बैठकर वो सभी आने वाले फैशन वीक की डिस्कशन कर रहे थे। पर वही आज कपिल के चेहरे पर नव्या को देखते हुए एक अलग ही भाव थे। वो कुछ सोच रहा था। डिस्कशन के बीच में ही कपिल ने कई बार नव्या को टच भी किया, पर नव्या का ध्यान उस पर नहीं गया। वो तो कपिल को बस अपना भाई ही मानती थी, इसलिए उसे कपिल के टच में कुछ भी अजीब नहीं लगा। पर कपिल की आंखों में नव्या के लिए कोई हवस नहीं थी और न ही प्यार। उसकी आंखों में तो नव्या के लिए अजीब से भाव थे। सब कुछ अच्छे से डिस्कस करने के बाद नव्या और राहुल वहां से चले गए। केबिन से निकलते हुए राहुल आगे था और नव्या पीछे थी। जब नव्या वाबिन से बाहर निकली तब भी कपिल की नजरें उस पर ही थी और आंखों के अंदर अब भी वही कोई ख्याल जो पूरी मीटिंग में था। पर वो क्या था न तो नव्या जानती थी और न ही कोई और देख पाया था। रात में नव्या मेहरा कंपनी से निकल कर बाहर जा रही थी। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे आ रहा हो, पर जब उसने पीछे पलट कर देखा वहां कोई भी नहीं था। नव्या फिर से आगे की ओर चलने लगी और एक बार फिर से वही एहसास उसे हुआ। उसे फिर से लगा जैसे कोई उसके पीछे आ रहा हो, पर एक बार फिर से पीछे पलट कर देखने पर उसके सामने कोई भी नहीं था।
नव्या ने इसे अपना वहम समझकर भुला दिया और अपनी कार में बैठकर अपने अपार्टमेंट की ओर निकल गई। जब नव्या अपनी बिल्डिंग के सामने आ गई तब उसे कहीं भी आर्यन की कार नहीं दिखी, जिसे देखकर उसे बहुत हैरानी हुई और उसने अपने आप से ही कहा, कमाल है। सुबह पागलों की तरह मुझसे आरव के लिए लड़ रहा था और अब उसे अकेला छोड़कर चला गया है। नव्या को आरव के अकेले रहने की चिंता हुई। मेहरा मैंशन में भले ही वो काम पर होती थी पर पूरा परिवार वही होता था और आरव का ख्याल रखता था। पर अब जब वो यहाँ पर थी और आरव को आर्यन के देखभाल में छोड़कर गई थी तो वो उसे अकेला छोड़ गया था। जब नव्या बाहर थी तब आरव का ख्याल रखने के लिए उसकी एक दोस्त थी, जिसके साथ आरव पूरा दिन रहता था और वो आरव को बिना किसी चिंता के उसके साथ छोड़ जाती थी। पर यहाँ पर तो कोई भी नहीं था। नव्या ने अपने मन में ही सोचा, हो सकता है किसी मेड के साथ छोड़ गया हो, वैसे भी इसका कुछ पता नहीं रहता। इतना कहते हुए नव्या लिफ्ट में गागी और अपने अपार्टमेंट के लिए बटन प्रेस कर दिया। जब वो लिफ्ट से बाहर निकली तब उसने देखा कि आरव इस वक्त कहीं पर भी नहीं दिख रहा था। नव्या ने आर्यन के अपार्टमेंट की तरफ देखा जो कि बंद था और उसमें अंधेरा था। ये देखकर नव्या को बहुत हैरानी हुई। क्या आर्यन आरव को कंपनी में लेकर चला गया था? अगर ऐसा था तो उसने नव्या को कुछ बताया क्यों नहीं? नव्या ने अपने कंधे उचकाए और अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खोलने लगी। वो आर्यन से फोन करके कुछ पूछ भी तो नहीं सकती थी, आखिर उसके पास आर्यन का नंबर ही नहीं था। नव्या ने जब अपने अपार्टमेंट का लॉक खोला तो वो एक आवाज के साथ खुल गया। अभी नव्या एक कदम भी अंदर रखती उससे पहले ही उसे आरव के आवाज आई, जो कि रो रो कर उसे बुला रहा था और उसे अपार्टमेंट का दरवाजा खोलने को कह रहा था। मम्मा मम्मा प्लीज दरवाजा खोलो, मम्मा मुझे बाहर निकालो ना, मम्मा प्लीज। आरव के इस तरह से रोने की आवाज सुनकर नव्या के होश उड़ गए। उसकी अंदर तक रूह कांप गई। उसने कभी भी आरव को इस तरह अंधेरे में नहीं छोड़ा था और आज आर्यन के साथ पहले ही दिन वो अंधेरे में लॉक था। नव्या ने अपना बैग वही अपने अपार्टमेंट के दरवाजे के पास छोड़ दिया और भागते हुए सामने वाले दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगी। वो साथ ही साथ आरव को कंफर्ट भी कर रही थी। बेबी डरो नहीं, मम्मा है ना, आप थोड़ी देर रुको, मामा अभी डोर ओपन कर देगी। आरव प्लीज मेरा बच्चा शांत हो जाओ। नव्या का रोना छूट गया था। आखिर कौन सी माँ होगी जो कि अपने बच्चे को इस हालत में देख सकती है? और यहाँ तो नव्या एक सिंगल मदर थी। उसके लिए आरव को निकलना बहुत मुश्किल था। उस अपार्टमेंट का लॉक नव्या से टूट ही नहीं रहा थी, नहीं उसकी चाबी नव्या के पास थी। नव्या कोशिश करते हुए थक चुकी थी, लेकिन वो लॉक अभी तक नहीं खुला था। नव्या वही दरवाजे के पास बैठ गई थी और दरवाजे के दूसरी साइड अंधेरे में आरव बेटा हुआ रो रहा था। नव्या और आरव दोनों ही दरवाजे के एक एक साइड बैठ गए थे। नव्या को अब भी आरव का रोना सुनाई दे रहा था। वो आरव को शांत करते हुए बोली, आरव देखो मम्मा बाहर ही है, आपको कुछ भी नहीं होगा। आप बस लाइट ऑन कर लो, फिर अंधेरा चला जाएगा, फिर देखन आपको डर भी नहीं लगेगा। जिसे सुनकर आरव और ज्यादा रोता हुआ बस यही बोला कि वो वहां से नहीं जाएगा। आखिर वो एक 4 साल का बच्चा था। उसके लिए ये बहुत मुश्किल था कि वो इतनी देर से अकेला अंधेरे में बैठा हुआ था और अब जब उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई दे रही थी तो ऐसे में वो वहां से नहीं जाना चाहता था। नव्या ने उसे समझने की कोशिश की। आरव देखो, जब आपके पास मैं हूं तो क्यों डर रहे हो? मैं हूं ना यहाँ पर, अब आपको क्यों डर लग रहा है? मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही हूँ, बस आप वो लाइट्स ऑन करो। नो मम्मा मैं नहीं जाऊंगा। इसके बाद आरव फिर से रोने लगा था। नव्या भी अपनी हर एक मुमकिन कोशिश कर रही थी कि किसी तरह वो दरवाजा खुल जाए, पर वो दरवाजा जैसे कसम खा चुका था कि वो अब नहीं खुलेगा। नव्या वही आरव के पास बैठी हुई उसे बहलाने की कोशिश करती रही और आरव भी अब पहले से थोड़ा शांत महसूस कर रहा था। ये शायद एक माँ की ममता ही थी कि नव्या के बाहर होते हुए भी आरव ने खुद का रोना रोक लिया था। राठौर एंटरप्राइजेज आर्यन का आज एक बहुत बड़ा लॉस हो चुका था। करिश्मा के आ जाने के कारण वो मीटिंग उसकी बीच में छूट गई थी, वो दोबारा फिक्स नहीं हो पाई थी। वो लोग आर्यन की लापरवाही से बुरी तरह चीड़ गए थे। उन्हें बहुत गुस्सा आया था जब करिश्मा आकर सीधे आर्यन की गोद में बैठी हुई थी और आर्यन ने सिर्फ उनके सामने उसे घूरा था।
वो फरीगनस थे और आर्यन के लिए काफी बड़ी डील लेकर आए थे, लेकिन करिश्मा के आ जाने से वो लोग बुरी तरह चिढ़ गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने वहीं पर मीटिंग ओवर कर दी थी। और उसके बाद आर्यन को कोई चांस दिए ही वो लोग ये डील किसी और को दे चुके थे, और ये सब सिर्फ कुछ घंटों में ही हो गया था, और आर्यन सिर्फ अपने आंखों के सामने ये सब होता हुआ देखता रह गया था। इस वक्त वो अपना सारा गुस्सा नील और बाकी के सभी एम्प्लॉय पर निकाल रहा था। वो इस वक्त ये भी भूल चूक था कि वो आरव को अपने अपार्टमेंट में अकेला छोड़कर आया था। वही आर्यन को इतने गुस्से में देखकर कंपनी का हर एक एम्प्लॉय परेशान था। आर्यन आज उन्हें तो दांत ही रहा था जिनकी गलती थी, पर साथ ही उन्हें भी जिनकी कोई गलती नहीं थी। आज उसका कहर सब पर पड़ रहा था। कुछ लड़कियां तो रोने भी लगी थी। उसको इस तरह से देखकर एक एम्प्लॉय ने दूसरे से हल्के से कहा, लगता है करिश्मा ने आज माना कर दिया है इन्हें, जो ये इतने में भड़क गए हैं। वही दूसरा एम्प्लॉय भी उसकी बात पर हामी भर रहा था। नील भी आज बहुत परेशान हो रहा था। वो करिश्मा को बुलाना चाहता था, पर आखिर वो उसे कैसे बुलाए। अगर वो आए तो आर्यन का सारा गुस्सा पानी की तरह उस पर ही बरसेगा। और आज दिन के ही आर्यन के उसकी इतनी इंसल्ट की थी कि वो शायद एक हफ्ते तक वो किसी के भी सामने ना आए। तो वो इस वक्त कैसे ऑफिस आ जाएगी। इस टाइम आर्यन का गुस्सा करना, तो क्या आर्यन किसी को मार भी रहा होगा तो भी वो बीच में नहीं आएगी। नील ने सभी को आज दुखी देखा और अपने मन ही मन में भगवान से प्रे करने लगा कि प्लीज भगवान जी, आज इस खड़ूस को जल्दी यहां से भेज दो। रॉय एंटरप्राइजेज। अथर्व अभी भी अपने केबिन में बैठा हुआ था और पूरी शिद्दत से अपना काम कर रहा था। उसके चेहरे पर थकान का कोई नमो निशान नहीं था। रात हो चुकी थी, मगर फिर भी उसके केबिन की लाइट्स ऑफ नहीं हो रही थी। अभी वो अपना काम कर ही रहा था कि इसके केबिन का डोर नॉक हुआ। अथर्व ने कम इन कहा तो मयंक अंदर आया। उसने आगे आकर अथर्व के टेबल के पास खड़ा हो गया और उसकी टेबल के ऊपर एक फाइल रखते हुए बोला, सर, आपने कहा था कि मिस नव्या जिंदल की सभी डिटेल्स लाने को। उनकी सारी डिटेल्स इस फाइल में है। आप इन्हें एक बार रीड कर लीजिए। कुछ चीज है जिनके बारे में जानना आपका जरूरी है। काफी कुछ इन 6 सालों में बदल गया है। रॉय एंटरप्राइजेस। अथर्व अभी भी अपने केबिन में बैठा हुआ था और पूरी शिद्दत से अपना काम कर रहा था। उसके चेहरे पर थकान का कोई नमो निशान नहीं था। रात हो चुकी थी, मगर फिर भी उसके केबिन की लाइट्स ऑफ नहीं हो रही थी। अभी वो अपना काम कर ही रहा था कि इसके केबिन का डोर नॉक हुआ। अथर्व ने कम इन कहा तो मयंक अंदर आया। उसने आगे आकर अथर्व के टेबल के पास खड़ा हो गया और उसकी टेबल के ऊपर एक फाइल रखते हुए बोला, सर, आपने कहा था कि मिस नव्या जिंदल की सभी डिटेल्स लाने को। उनकी सारी डिटेल्स इस फाइल में है। आप इन्हें एक बार रीड कर लीजिए। कुछ चीज है जिनके बारे में जानना आपका जरूरी है। काफी कुछ इन 6 सालों में बदल गया है। अब आगे। मयंक का इस कहने का मतलब क्या था ये तो अथर्व को नहीं पता था, पर न जाने क्यों उसके दिल पर एक अजीब सा बोझ हो गया था वे सुनकर। वो तो ये इमेजिन भी नहीं करना चाहता था कि नव्या किसी और के साथ हो। और यहाँ तो मयंक साफ साफ कुछ ऐसा कह रहा था जिससे अथर्व को घबराहट हो रही थी। अथर्व ने मयंक से पूछा, ऐसा क्या हो गया है इन कुछ ही सालों में? क्या नव्या की लाइफ में कोई और है? अभी वो अपने सवाल पूछ ही रहा था कि क्यांक का फोन रिंग करने लगा। मयंक ने उसे अपनी पॉकेट से बाजार निकाला और डायलिंग नेम देखा तो एक नजर अथर्व को देखने लगा और फिर कहा, बॉस, वो पीयूष की कॉल है। उसकी बात सुनकर अथर्व ने कुछ नहीं कहा। मयंक ने अथर्व के सामने ही पीयूष की कॉल पिक की। मयंक ने अभी हेलो ही कहा था कि दूसरी तरफ से पीयूष ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर मयंक की आंखें हैरानी से बात फैल गई। उसने पीयूष से कहा, तुम कुछ मत करना और उनके सामने तो बिल्कुल भी मत आना, हम अभी थोड़ी देर में आते हैं। मयंक ने उतना के कर कॉल कर की और अथर्व को देखने लगा। वही उसके सामने बैठा अथर्व तो उसे ही देख रहा था। वो जानना चाहता था कि अचानक से पीयूष का कॉल क्यों आया। मयंक ने अथर्व की आंखों का सवाल देखा और जल्दी से बोला, बॉस, वो नव्या मैम के घर कुछ हुआ है। हमें जल्दी ही चलना होगा। अथर्व ने इतना ही सुना था और वो बस इतना सुनकर ही अपनी चेयर से खड़ा हुआ और मयंक से पहले ही केबिन से बाहर चला गया। मयंक भी उसके पीछे पीछे भागता है गया। अथर्व के मन की बेचैनी अभी खत्म नहीं हुई थी कि उसे एक और झटका लग गया था, और वो ये था कि नव्या इस वक्त किसी मुसीबत में है।
जल्दी ही अपनी कार में बैठकर अथर्व ने ड्राइविंग स्टार्ट कर दी थी और वो काफी तेज रफ्तार में आगे भी चला गया था। और मयंक वहीं पर हैरान सा खड़ा हुआ था। उसने अपने आप से ही कहा, ये निकल तो इस तरह गए हैं जैसे ये जानते हो वो उन्हें कहाँ मिलेगी। मयंक फिर शांति से वही खड़ा रहा। उसे पता था कैसे ही अथर्व को याद आएगा कि वो नहीं जानता उसे नव्या कहाँ मिलेगी, वो तुरंत ही वापस आ जाएगा। और ऐसा हुआ भी। थोड़ी ही देर में अथर्व की कार दोबारा से मयंक के सामने खड़ी हुई थी और उसके अंदर बैठा हुआ अथर्व उसे बुरी तरह से घूर रहा था, मानो ये मयंक की गलती हो कि वो इतनी जल्दी में यहां से मयंक को लिए बिना ही चला गया। मयंक ने जो अपना मुंह अथर्व को कुछ कहने के लिए खोला था वो बंद कर लिया और जल्दी से खुद भी कार में बैठ गया। उसने अथर्व को नव्या के अपार्टमेंट का एड्रेस बताया और खुद किसी को कॉल करके कुछ इंस्ट्रक्शंस देने लगा। वो अभी वहां पर पहुंचा भी नहीं था, वो अभी वहां के कुछ भी हालत के बारे में जानता भी नहीं था, पर फिर भी उसने पहले ही डॉक्टर को बुला किया था और फिर से पीयूष को कॉल करके पूरे हालत का जायजा लेने लगा था। पीयूष को अथर्व के कहने पर नव्या के पीछे लगाया गया था ताकि वो उस पर नजर रखे और उसे हर एक चीज से प्रोटेक्ट करे। पीयूष ने ही मयंक को सब कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी नव्या के बारे में। जल्दी ही अथर्व की कार नव्या के अपार्टमेंट वाली बिल्डिंग के नीचे पहुंच गई थी। वो बौखलाया हुआ सा बिल्डिंग के अंदर गया और लिफ्ट में चढ़ गया। पर एक बार फिर से अथर्व ने गुस्से में मयंक को घूरा। वो चिढ़ रहा था कि उसे कुछ भी नहीं पता है, न तो नव्या का एड्रेस और न ही उसकी कंडीशन के बारे में वो कुछ जानता था। वो तो बस मयंक के भरोसे हो चुका था और इस बात से उसे बहुत चिढ़ हो रही थी। मयंक भी उसके घूरने की वजह से जल्दी से लिफ्ट में चढ़ा और नव्या का फ्लो बटन प्रेस कर दिया। अथर्व अब भी बहुत घबरा रहा था, पर उससे भी बुरी हालत तो मयंक की थी। उसने आज सुबह से जो भी इंफॉर्मेशन नव्या के लिए इकट्ठी की थी, इसमें उससे आरव के बारे में भी पता चला था और उसी के बारे में सोचते हुए वो डर रहा था। उसे डर था कि कहीं अथर्व आरव को कुछ न कर दे सिर्फ नव्या के करीब जाने के लिए। मयंक ने यही सब सोचते हुए जैसे ही कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला था, इससे पहले ही लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। वो अब नव्या के फ्लो पर आ गए थे। उधर दरवाजे से लगी हुई बैठी हुई नव्या अभी भी आरव को शांत कर रही थी। वो पहले के मुकाबले कम रो रहा था, पर डर उसके मन से अभी भी नहीं गया था। वो अंदर अंधेरे में अकेला भीगा हुआ था। ऊपर से आर्यन का अपार्टमेंट बहुत बड़ा भी था और उस 4 साल के बच्चे के लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी। नव्या ने जैसे ही लिफ्ट की आवाज सुनी वो हड़बड़ाते हुए उठी। उसे लगा जैसे आर्यन वापस आ गया है। उसे उम्मीद थी कि अब तो उसका बेटा बाहर जरूर आएगा। नव्या ने अपने पीछे तेजी से आते हुए कदमों की आवाज सुनी तो उसने पीछे पलट कर देखा, पर वहां पर आर्यन नहीं था, जिसकी एक और बार नव्या को बहुत ज्यादा जरूरत थी, बल्कि यहां तो अथर्व था। पर अथर्व को देखते हुए भी नव्या के दिल के एक कोने बेहद सुकून भर गया था। न जाने क्यों आज अथर्व का इसके सामने आन उसे अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत इत्तेफाक लग रहा था। नव्या के पीछे पलटते ही अथर्व के सामने फिर से वही चेहरा था जिसकी याद में उसने अपना पूरा दिन निकाल दिया था, लेकिन जिस चेहरे पर उसे दिन भर में न जाने कितने ही एक्सप्रेशन दिखे थे, उस पर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आंसू थे। नव्या रो रही थी। भले ही आरव अंदर बंद था, पर उसके डरने से ज्यादा डर तो नव्या को लग रहा था। उसने कभी भी अपने बच्चे को इस हालत में नहीं देखा था। कभी उसने आरव को खुद से दूर नहीं किया था। अथर्व के दिल में नव्या को इस तरह से देखकर एक टीस उठ रही थी। वो उससे आगे बढ़कर गले लगाना चाहता था, पर उससे पहले ही मयंक आगे आया और नव्या को देखते हुए बोला, आप टेंशन मत लो, बस 5 मिनट में ही मैं लॉक तोड़ने वाले को बुलाने वाला हूँ। मयंक की बात सुनकर नव्या ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाए और वापस से दरवाजे की तरफ देखने लगी। अथर्व को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आखिर कौन था जो बंद दरवाजे के पीछे था और नव्या उसके लिए इतना ज्यादा रो रही थी। अथर्व ने बस मयंक की तरफ देखा और उसे जल्दी करने को कहा। थोड़ी ही देर में मयंक का फोन रिंग हुआ। मयंक ने जल्दी ही कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। थोड़ी ही देर में पीयूष एक आदमी के साथ ऊपर आया। वो एक मिडल एज आदमी था। नव्या ने भी उसे देखा और उसकी आंखों में एक सुकून उतार आया था। उस आदमी ने जल्दी ही नव्या को वहां से हटने को बोला तो नव्या एक साइड हो गई।
नव्या के पीछे अथर्व खड़ा हो गया और उसने नव्या के कंधों को पीछे से पकड़ लिया। नव्या ने पीछे मुड़कर देखा तो अथर्व को अपने पीछे पाया। वो भी न जाने कैसे अथर्व के गले लग गई। नव्या के गले लगने से पहले तो अथर्व थोड़ा हैरान हुआ, पर फिर उसने भी नव्या को अपनी बाहों के भर लिया। एक अजीब सा सुकून नव्या की रगों में दौड़ गया था अथर्व के गले से लगाते ही। पर इस सब के अथर्व, मयंक और नव्या ये तो भूल ही गए थे कि आरव की आवाज आनी बंद हो चुकी है। आरव के अंदर रूम से एक भी आवाज नहीं आ रही थी। अब वहां का माहौल कुछ ऐसा था कि पीयूष अंधेरे में नव्या से चुपकर खड़ा हुआ था। मयंक उसे कवर करने के लिए उसके सामने ही खड़ा हुआ था। वही वो आदमी अभी भी लॉक खोलने की कोशिश कर रहा था। और अथर्व और नव्या एक दूसरे को हक करके खड़े हुए थे। नव्या अभी भी हल्के हल्के सुबक रही थी। उसकी आंखों में अब भी आंसू थे। थोड़ी देर बाद नव्या और अथर्व के कानों में लॉक खुलने की आवाज आई। नव्या ने जब ये आवाज सुनी तो उसने झट से दरवाजा खोला और आर्यन के अपार्टमेंट में चली गई। दरवाजा खोलते ही उसे आरव बेहोश पड़ा हुआ मिला। और आरव को बेहोश देखकर नव्या की एक चीख निकल गई। अथर्व भी उसकी चीख सुनकर अंदर आया और उसने भी आरव को बेहोश देखा। अथर्व ने जल्दी से आरव को अपनी गोद में उठाया और अपार्टमेंट के अंदर चला गया। नव्या भी उसके पीछे पीछे अंदर आई। वही बाहर खड़े हुए मयंक ने भी जल्दी से डॉक्टर को कॉल किया और उसे आर्यन के अपार्टमेंट का एड्रेस से दिया। थोड़ी देर बाद ही आरव के बेड के पास एक डॉक्टर्स की पूरी टीम उसे चेक कर रही थी। अथर्व अब भी नव्या को अपनी बाहों में भरकर खड़ा हुआ था। लेकिन आरव को देखते हुए उसके दिल में दर्द की एक टीस उठ रही थी। वो तो यही सोच रहा था कि नव्या अब भी आर्यन के साथ शादी में है। जल्दी ही डॉक्टर्स ने आरव को चेक किया और फिर नव्या से बोले, मैम आप परेशान मत हो, सब ठीक है, बस बच्चा डर गया है और उसी डर की वजह से बेहोश हो गया है। थोड़ी देर में होश में आ जाएगा। मैं कुछ मेडिसिन्स दे रहा हूँ, आप इसके होश में आते ही खिला दीजिएगा। इतना कहकर डॉक्टर्स ने अथर्व को देखकर सिर हिलाया और उसके हाँ में इशारा करने पर वो सब बाहर चले गए। नव्या ने भी अब अथर्व से अलग होते हुए उससे कहा, थैंक यू मिस्टर रॉय, आपके कारण आज मेरा बेटा सेफ है। अथर्व ने उसकी बात सुनी तो उसने आरव को देखते हुए कहा, आपके हस्बैंड कहाँ है? अगर आप बाहर थी तो उन्हें इसका ख्याल रखना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह। ये बात अथर्व ने कितनी हिम्मत करके कही थी ये तो बस वही जानता था। उसके मन में तो बस यही चल रहा था कि आखिरकार अब भी नव्या ने आर्यन को नहीं छोड़ा था और वो एक और बार अकेला रह गया था। नव्या ने अथर्व की बात सुनी तो उसकी आंखों में एक कठोरता आ गई। उसने अपने दांत भींचते हुए कहा, वो मेरा हस्बैंड नहीं है, हमारा डाइवोर्स हो चुका है। उद्धरण चिन्ह। नव्या की बात सुनकर एक और बार अथर्व की आंखों में उम्मीद की किरण आ गई। उसने आगे नव्या से कुछ नहीं कहा, पर उसे सब जानना था जो कि उसे सिर्फ मयंक बता सकता था। अथर्व ने एक और बार नव्या को सलाह देते हुए कहा, सुनो, आगे से बच्चे को लॉक करके मत जाना। नव्या ने अथर्व की बात का जवाब देते हुए कहा, मैं आरव को लॉक करके नहीं गई थी, बल्कि वो तो अपने पापा के साथ था और वो ही इसे यहाँ छोड़कर चला गया है। क्या आप इसे मेरे अपार्टमेंट में छोड़कर आ सकते हैं प्लीज? नव्या की इस रिक्वेस्ट पर अथर्व ने आगे आकर आरव को अपनी गोद में उठा लिया और नव्या भी उसके आगे चलते हुए उसे अपने अपार्टमेंट की तरफ चली गई। आरव को अपनी गोद में लिया हुआ अथर्व भी नव्या के पीछे पीछे आया और आरव को बेड पर लेटा दिया। वो यहां से जाने के लिए कदम बढ़ने ही वाला था कि उसे नव्या की आवाज आती, रुकिए, आपने मेरी इतनी मदद की है, एक काफी तो पीते जाए। अथर्व उसकी बात सुनकर रुक गया और हाल में पड़े सोफे पर बैठ गया। नव्या भी जल्दी ही किचन में गई और अथर्व के लिए कॉफी बनाने लगी। उसने इलन मन में सोचते हुए ही कहा, सुबह में तो ये इतना ज्यादा बोल रहे थे और अब तो बिल्कुल ही चुप बैठे हुए हैं। क्या हो गया है इन्हें अचानक से? उद्धरण चिन्ह। यही सोचते हुए नव्या जल्दी ही वो कॉफी बनाने लगी। कुछ ही देर के अंदर उसने अपने और अथर्व के लिए कॉफी बनाए और उसे बाहर ले आए। अथर्व ने उसके हाथ से कॉफी का मग लिया और उसका हाथ पकड़कर अपने सामने पड़े हुआ सोफा पर बैठाते हुए बोला, तुम भी आराम कर लो,
और कॉफी पियो, ज्यादा टेंशन मत लेना। नव्या ने उसकी बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिलाया और कॉफी पीने लगी। अथर्व को देखते हुए उसे अपने अंदर एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। नव्या की इस रिक्वेस्ट पर अथर्व ने आगे आकर आरव को अपनी गोद में उठा लिया और नव्या भी उसके आगे चलते हुए उसे अपने अपार्टमेंट की तरफ चली गई। आरव को अपनी गोद में लिया हुआ अथर्व भी नव्या के पीछे पीछे आया और आरव को बेड पर लेटा दिया। वो यहां से जाने के लिए कदम बढ़ने ही वाला था कि उसे नव्या की आवाज आती, रुकिए, आपने मेरी इतनी मदद की है, एक काफी तो पीते जाए। अथर्व उसकी बात सुनकर रुक गया और हाल में पड़े सोफे पर बैठ गया। नव्या भी जल्दी ही किचन में गई और अथर्व के लिए कॉफी बनाने लगी। उसने इलन मन में सोचते हुए ही कहा, सुबह में तो ये इतना ज्यादा बोल रहे थे और अब तो बिल्कुल ही चुप बैठे हुए हैं। क्या हो गया है इन्हें अचानक से? उद्धरण चिन्ह। यही सोचते हुए नव्या जल्दी ही वो कॉफी बनाने लगी। कुछ ही देर के अंदर उसने अपने और अथर्व के लिए कॉफी बनाए और उसे बाहर ले आए। अब आगे अथर्व ने नव्या को कॉफी लगे हुए देखा तो उसका हाथ पकड़कर अपने सामने रखे हुए सोफा पर बैठा दिया। अथर्व ने फिर नव्या से कहा, ज्यादा टेंशन मत लेना, वो ठीक हो जाएगा। इतना कहकर अथर्व शांति से अपनी कॉफी पीने लगा। वहीं नव्या ने जब उसकी बात सुनी तो उसे अपने अंदर एक अपनेपन का एहसास महसूस हुआ। आज तक उसकी किसी ने भी इस तरह से केयर नहीं की थी जिसे अथर्व कर रहा था। नव्या की फैमिली के खत्म हो जाने के बाद से तो वो बिल्कुल ही अनाथ हो गई थी। उसकी लाइफ में ऐसा कोई भी नहीं बचा था जो कि उसका ख्याल रखे। हाँ, आरव भले ही उसकी लाइफ में था और वो आरव से बहुत प्यार भी करती थी, पर वो तो सिर्फ एक बच्चा ही था। वो भले ही नव्या से बहुत प्यार करता था पर नव्या का ख्याल रख पाना ये उसके बस का नहीं था। नव्या और अथर्व ने शांति से अपनी अपनी कॉफी पी। दोनों में ही कुछ बात नहीं हो रही थी पर दोनों के अंदर ही एक सुकून महसूस हो रहा था। अब दोनों के ही दिल का हाल ये था कि न तो अथर्व वहां से जाना चाहता था और न ही नव्या चाहती थी कि अथर्व वहां से जाए। जल्दी ही अथर्व ने अपनी कॉफी खत्म कर ली, पर नव्या कोड़ी खत्म करने में बहुत टाइम्स लगा रही थी और शायद ये बात अथर्व समझ गया था। वो भी नव्या के पास रुकना चाहता था पर उससे पहले उसे नव्या की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी जो कि सिर्फ मयंक दे सकता था और वो नीचे कार में उसका वेट कर रहा था। थोड़ी ही देर में नव्या ने अपनी कॉफी खत्म की और अथर्व को वहां से जाने की परमिशन मिल गई। वो भ उठा और नव्या के अपार्टमेंट से बाहर निकल गया। नव्या ने उसे जाते हुए तो देखा पर कुछ कहा नहीं, बस उसके नव्या ने अपार्टमेंट लॉक किया और आरव के पास चली गई। नव्या आरव के पास बैठ गई और उसके माथे पर आए हुए बालों को ठीक किया और उसके माथे को प्यार से चुमा। वो आज सच में बहुत दरगागी थी। अगर अथर्व नहीं आया होता तो वो खुद और आरव अभी भी उसी हालत में होते। आरव बेहोश ही था और नव्या उसके पास ही बैठे बैठे नींद में अंध रही थी। कार में मयंक आगे की सीट पर अपनी सांस रोककर बैठा हुआ था। उसने अभी अभी ही अथर्व को नव्या का पास्ट बताया था, जिसे सुनकर अथर्व के दिल में एक जलन का भाव पैदा हुआ था। उसने एकदम किसी टूटे हुए इंसान की तरह कहा, हमने आने में बहुत देर कर दी मयंक। मयंक ने उसकी बात सुनी तो उसने भी अपने होठों को आपस में प्रेस कर लिया। वो सच कह रहा था। अथर्व अपने टूटे हुए दिल के कारण नव्या को छोड़कर देश से ही बाहर चला गया था और उसने कभी भी नव्या की तरफ मुड़कर नहीं देखा था और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। आज को नव्या की लाइफ में सब कुछ बदल गया था। एक तरह से कहा जाए तो आर्यन ने नव्या को बर्बाद कर दिया था। ये तो नव्या की अपनी शक्ति थी जो कि आज वो जिंदा है और अब उसी इंसान के सामने और उसी इंसान के साथ अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा शेयर करके उसे रहना था। मयंक ने थोड़ा सोचा और आखिर में अटकते हुए अपने मन की बात कह दी, बॉस आरव का क्या? मयंक ने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि अब नव्या का पास जानने के बाद भी अथर्व ने उसे अपनाने का अपना ख्याल शायद बदला नहीं था। और अगर उसका यही ख्याल था कि वो नव्या से भविष्य में शादी करे और उसके साथ रहे तो फिर आरव का क्या होगा? जहां तक आर्यन की बात थी, वो तो बहुत लापरवाह था। जिसे वो आज आरव को लॉक करके भूल गया था वैसी वो आगे भी करेगा ही।
तो क्या ऐसे में अथर्व ही वो इंसान नहीं बचा जिसे आरव को भी संभालना था? नव्या आरव को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली थी। तो क्या होगा आगे? मयंक के मन में यही सवाल थे। उसकी बात सुनकर अथर्व ने कुछ नहीं कहा। उसे खुद नहीं पता था कि आरव का क्या होगा भविष्य में। जिसका खुद का बाप ही अपने सिर्फ 4 साल के बेटे को भूल सकता है, वो आगे चलकर उसका क्या ख्याल रखेगा? अथर्व ने सभी ख्याल को अपने मन से झटका और मयंक को कार चलाने को कहा। नव्या का अपार्टमेंट। आरव आधी रात को वापस आया था, पर वो ये भी भूल गया था कि वो आरव को लॉक करके गया था। वो आकर सीधे लिफ्ट में चढ़ा और जब अपने फ्लोर पर आया तो उस अपने अपार्टमेंट का दरवाजा का लॉक उसे टूटा हुआ मिला। आर्यन ये देखकर शॉक रह गया। उसने सामने की तरफ देखा जहां पर नव्या का अपार्टमेंट था। उसका दरवाजा बंद था। आर्यन इस वक्त सब कुछ भूल चुका था। अपने ऑफिस की टेंशन और मीटिंग ठीक से न हो पाने के कारण वो बहुत परेशान था। और अब अपने अपार्टमेंट का लॉक टूटा हुआ देखकर उसका खून जल गया। उसे लगा ये हरकत नव्या की होगी। उसने गुस्से में अपने अपार्टमेंट के दरवाजे को जोर से लात मारी। जब उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तब उसने अपने कदम नव्या के अपार्टमेंट के तरफ बढ़ा दिए। उसने एक बार जोर से नव्या का गेट खड़खड़ाया, पर फिर जैसे उसे याद आया कि आरव भी नव्या के साथ ही है, उसने थोड़ा हल्के हल्के से उसका दरवाजा खटखटाया। वहीं अंदर आरव के साथ सोती हुई नव्या ने जब इतनी ज्यादा रात को किसी को अपने दरवाजे के पास सुना तो उसने जाकर दरवाजा खोला। वो भी गहरी नींद में सो गई थी और इस वक्त थोड़ी चिड़चिड़ी सी हो गई थी। आर्यन अब भी हल्के हल्के उसका दरवाजा खटखटावे जा रहा था। नव्या ने बेड से उतरकर अपने स्लीपर्स पहने और फिर उसने मैंने गेट का लॉक खोला तो उसके सामने आर्यन था, जो कि इस वक्त काफी थका हुआ दिख रहा था, पर उसकी आंखों में भी एक गुस्सा था। नव्या ने जब लॉक खोला तो आर्यन गुस्से से धड़कता हुआ अंदर आ गया। उसने आज पास नजरें घुमाई। जब उसे आरव कहीं नहीं दिखा तो वो समझ गया कि आरव जरूर सी चुका है। ये महसूस करते ही आर्यन नव्या की तरफ मुड़ा, जो कि उसे ही गुस्से से घूर रही थी। आर्यन को उसे इस तरह से देखकर अजीब लगा। इसने अपने आप में ही सोचा, इसे क्या हो गया कि मुझे ऐसे क्यों घूर रही है? पर अपने दिल के ख्याली को झटकते हुए उसने नव्या से कहा, क्या चोरी करने का इरादा था जो लॉक भी तोड़ना पड़ गया? नव्या ने उसे देखा और उसे हैरानी हुई कि जो आर्यन अपना एक एक रुपए का हिसाब भी नहीं भूलता है, वो आरव को लॉक करके भूल गया। नव्या बस आर्यन को घूरे जा रही थी। उसके लिए ये यकीन करना मुश्किल था कि आर्यन ही वो इंसान है जिसे अपनी शर्म मेमोरी की वजह से लोगों से तारीफें मिलती थी। और आज आर्यन अपने ही बेटे को लॉक करके भूल गया था। नव्या के घूरने से भी आर्यन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने इस बार थोड़ा तेज आवाज में चिल्लाए हुए कहा, कुछ बोलोगी भी या बस मेरी शक्ल देखती रहोगी? ये आर्यन का गुस्सा था जिससे नव्या और करिश्मा दोनों ही बहुत डरती थी। नव्या उसके इस तरह से चिल्लाने से जैसे होश में आया हो। उसने अपनी नजरें आर्यन के चेहरे से हटाए बगैर कहा, आरव कहाँ है आर्यन? तुम्हारे पास छोड़कर गई थी ना मैं उससे। कहाँ है वो? उद्धरण चिन्ह। आर्यन ने जब नव्या का सवाल सुना तो हैरान सा हो गया। वो तो भूल ही गया था कि आरव को वो सोया हुआ देख अपने ऑफिस के लिए चला गया था और वहां जाकर उसे भूल ही गया था। आर्यन की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। उसके मन में एक अजीब सा डर पैदा हो गया। आर्यन ने नव्या को और ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस अपने अपार्टमेंट में चला गया। वो इस वक्त चल नहीं रहा था बल्कि भाग रहा था। नव्या ने उसे जाते हुए देखा तो खुद भी उसके पीछे आ गई। आर्यन ने अपने अपार्टमेंट में आते ही आरव को इधर उधर ढूंढना शुरू कर दिया। वहीं नव्या दरवाजा से टिकी हुई उसे घूर रही थी। उसे हंसी आ रही थी आर्यन के इस पागलपन पर। आखिर वो सोच भी कैसे सकता है कि वो अपने बेटे को इतनी देर तक लॉक रहने देगी। आर्यन ने आरव को हर जगह पर देखा पर वो कहीं भी नहीं था। आर्यन ने जब नव्या को देखा तो वो उसे बिल्कुल शांत खड़ी हुई मिली। आर्यन को उसे देखते ही ये समझने में देर नहीं लगी कि आरव को नव्या अपने साथ ले गई है और इस वक्त आरव नव्या के पास है। नव्या आराम से उसे देख रही थी, पर अंदर से वो कितने गुस्से में थी ये बस वही जानती थी।
आरव अपने तेज कदमों से नव्या के पास आया और लगभग उस पर चिल्लाते हुए पूछा, आरव कहाँ है? उसकी आंखों में गुस्सा था जो नव्या भी साफ देख पा रही थी। लेकिन वो इस बात से डरी नहीं और उसने आर्यन का कॉलर पकड़ते हुए उस पर चिल्लाकर कहा, मेरा बेटा कहाँ है, ये मुझे तुमसे पूछना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। नव्या ये कहते हुए बहुत गुस्से में थी। और हो भी क्यों ना, आखिर उसने आज अपने जान से प्यारे बेटे को इतना ज्यादा रोता हुआ देखा था और उसकी वजह आर्यन था। नव्या के अंदर की माँ और उसकी ममता उससे मजबूर कर रही थी कि वो आर्यन का खून ही कर दे, पर वो इस कर नहीं सकती थी। वही आर्यन ने जब नव्या को खुद पर चिल्लाते हुए देखा तो उसे भी नव्या पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसने फिलहाल खुद को शांत किया और नव्या से आरव के बारे में जानने लगा। देखो, मैं भूल गया था, अब बता भी दो मेरा बेटा कहाँ है। उद्धरण चिन्ह। आर्यन ने ये बात इस बोली थी जैसे वो न जाने कितना जिम्मेदार बाप है, पर उसका सच क्या था ये तो नवा अच्छे से जानती थी। नव्या ने भी आर्यन के कॉलर को पकड़ते हुए दोबारा से उस पर चीखते हुए कहा, वो बंद था, आर्यन रो रहा था वो। आज तक मैंने उसे कभी अकेले नहीं छोड़ा। और तुमने उसे यहाँ पर बंद कर दिया, साथ ही साथ उसके लिए लाइट भी ऑफ कर दी। उद्धरण चिन्ह। आर्यन ने नव्या की बात सुनी तो उसके दिल को सुकून हुआ कि कम से कम आरव सेफ तो है। उसने नव्या की आंखों में आज पहली बार अपने लिए एक अजीब सा भाव देखा था, पर वो इस मौके को भी कैसे जाने दे सकता था। आर्यन ने नव्या के दोनों हाथों को कसकर पकड़ा और अपने कॉलर से हटाते हुए जोर से झटका। नव्या के लिए इतना ही काफी था, वो इतने में ही आर्यन से दूर हो गई थी। वो गिरने वाली थी पर उसने खुद को संभाल लिया, पर अभी भी वो आर्यन को गुस्से में ही देखती रही। आर्यन ने नव्या को खुद से दूर किया और अपने चेहरे पर एक घिनौना सा भाव लाते हुए बोला, मूड खराब मत करो मेरा। वेस भी आज घर आने की जल्दी में मुझे और करिश्मा को टाइम नहीं मिल पाया ठीक से। उद्धरण चिन्ह। आर्यन की ये बातें नव्या को किसी सुई की तरह चुभी। उसकी आंखों में एक दर्द ने अपनी जगह बना ली। हालांकि आर्यन अभी झूठ बोल रहा था, पर यह कहीं न कहीं सच था कि वो आज भी करिश्मा के साथ इन्वॉल्व था और अपनी जरूरतों के लिए उसी के पास जाता था। और हमारी नव्या जिसने आर्यन से कभी टूटकर प्यार किया था, वो ये कैसे बर्दाश्त कर सकती है। आर्यन उसी के सामने किसी कर लड़की की बातें कर रहा था। नव्या के दिल में एक दर्द ने अपनी जगह बना ली थी, पर उसे नव्या ने अपने चेहरे पर तो क्या अपनी आंखों में भी नहीं आने दिया था। उसने कठोर बनते हुए ही आर्यन से कहा, जब अपनी अयाशियों अपनी अवर्गियों से फुर्सत मिल जाए तभी मेरे बेटे के पास आना। उद्धरण चिन्ह। तुम मुझे मेरे ही बेटे से मिलने से रोकोगी? नव्या के गुस्से में कहने के बाद आर्यन ने उस पर अपनी ताकत का जोर दिखाते हुए बोला। वो तो किसी भी हालात में नव्या को खुद से बहस करते हुए नहीं देखना चाहता था। ऐसा कहा जा सकता है कि उसे नव्या को शुरू से ही अपने नीचे दबाने की आदत जो चुकी थी, जिस वजह से अब जब नव्या उसे करारा जवाब देती थी या फिर उससे किसी भी बात पर बहस करती थी तो आर्यन अब भी उससे वैसे ही डराता था। आर्यन के इस तरह से बोलने पर जैसे नव्या के मन में आग लग गई थी। उसने आर्यन की तरफ अपनी इंडेक्स फिंगर दिखाते हुए कहा, भूलो मत आर्यन, वो मेरा बेटा है। उसकी पैदाइश से ही मैंने उसे अकेले ही पाला है और आज भी मैं उसके पास अकेली ही थी। तुम वहां नहीं थे तो तुम आगे खुद ही सोच सकते हो। अगर मैंने उसे तुमसे मिलने से मना किया तो वो तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर नव्या मुस्कुराते हुए वहां से चली गई थी, पर आर्यन अभी भी गुस्से में उसकी पीठ को घूरे जा रहा था। रॉय विला। देश के सबसे खूबसूरत विला में से एक रॉय विला में इस वक्त अंधेरा था। जहां पर हमेशा ही एक खूबसूरती रहती थी, आज वो विला बिल्कुल सुनसान सा था। उसी विला के गार्डन में एक झूला लगा हुआ था। उस झूले पर बैठा हुआ अथर्व अपने हाथ में शराब का गिलास लिए खुले आसमान में अकेले चमक रहे उस चांद को देख रहा था। न जाने वो कब से यहाँ पर बैठा हुआ था, पर उसकी शरीर में जैसे इस वक्त यहाँ से उठने की शक्ति ही नहीं थी। वो काले से आसमान में चमकते हुए उस चांद को देखे जा रहा था, मानो उस चमकते हुए चांद में किसी का चेहरा उसे नजर आ रहा हो और वो उसे एकटक देखे जा रहा हो। उसी के पीछे मयंक था जो कि अब तक वहां से गया नहीं था और उसके हाल को समझ रहा था।
मयंक ने अथर्व की फिक्र करते हुए कहा, अथर्व सिर अब हमें अंदर चलना चाहिए, बहुत रात हो चुकी है, इतनी देर तक बाहर रहना सही नहीं है। उद्धरण चिन्ह। पर उसके जवाब में अथर्व कुछ नहीं बोला। मयंक ने अथर्व को देखा जो कि उसकी बात का जवाब देने के मूड में तो बिल्कुल नहीं था, इसलिए मयंक खुद ही चुप हो गया। थोड़ी और देर तक चांद को यूं ही देखते रहने के बाद अथर्व ने कहा, मोहब्बत इतनी तकलीफ क्यों देती है मयंक? मयंक उसके इस सवाल पर कुछ नहीं बोला और बोलता भी क्या। आज अथर्व का दिल टूटा है और उसका दर्द इस वक्त सिर्फ वही तो जानता था। न ही कोई और उसे समझ सकता था और न ही समझा सकता था। मयंक के जवाब न देने पर भी अथर्व ने दोबारा कहा, उसकी खुशी के लिए उसे छोड़ दिया था मैंने। और आज जब वो सामने आई तो उसका एक बेटा है, वो भी उस आर्यन के साथ। क्या कुछ नहीं किया उसने मेरी नव्या के साथ? हर एक वो चीज हो उसे उसकी कोर्ट के करीब ले जाए, फिर भी वो आज उसके साथ है। आखिर क्यों मोहब्बत इतनी तकलीफ देती है मयंक? उद्धरण चिन्ह। मयंक अब भी चुप ही रहा, वो क्या जवाब दे। आज जब से अथर्व नव्या के घर से आया था तब से ही उसने अपनी ये हालत कर ली थी। अथर्व आज दोबारा टूट गया था और उसकी ये हालत मयंक को दोबारा देखनी पड़ रही थी। लेकिन वो चुप ही रहा, वो चाहता था कि अथर्व पहले अपना मन हल्का कर ले तभी वो कुछ बोलेगा, अगर वो इसी बोलने लगेगा तो अथर्व को हो सकता है अभी कुछ समझ ही ना आए। मयंक शांति से खड़ा रहा और अथर्व को देखने लगा जो कि अब दोबारा ड्रिंक कर रहा था। आज उसके मन में एक दुख था जो कि सिर्फ मयंक समझ पा रहा था। अब भी अथर्व ड्रिंक कर रहा था और वो ड्रिंक करते हुए ही बोला, इतने सालों बाद भी बिल्कुल वैसी ही है, एकदम बच्चे जैसी। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर अथर्व अपने आप के ही हंसने लगा। मयंक ने उसे एक नजर देखा और फिर भी वो शांत ही रहा। अथर्व ने आगे कहा, कॉफी, हमम कॉफी को मैं कैसे भूल सकता हूँ, पहली बार कुछ अपने हाथ से बना हुआ दिया है उसने। अथर्व नव्या की बात कर रहा था और मयंक बस उसकी सभी बातें सुने जा रहा था। जब अथर्व ने कॉफ की बात कही तो मयंक उसे इस देखने लगा जैसे वो किसी टीनेज लड़के को प्यार में पड़ते हुए देख रहा हो। अथर्व आगे कुछ कहता उससे पहले ही मयंक बोलने लगा, सिर अभी के लिए बस हो गया। नव्या मैम की जी कंडीशन है, मैं उसके बारे में आपको कल जाता दूंगा, अभी आप चलकर सो जाए। उद्धरण चिन्ह। अतहर्व ने मयंक की बात सुनी तो उसे बिल्कुल इग्नोर कर दिया था, जैसे वो इस दुनिया में एक्सिस्ट ही नहीं करता हो। मयंक ने उसे खुद को इग्नोर करता हुआ देखा तो बस अपना सिर हिला दिया। वो बेचारा आगे भी क्या कह सकता है, बस अथर्व के द्वारा खुद को इग्नोर होता हुआ देखने के। जब अथर्व के गिलास की ड्रिंक खत्म हो गई तब वो अपनी जगह से उठा और लड़खड़ाते हुए कदमों से अपने घर के अंदर चला गया। नव्या का अपार्टमेंट। नव्या आर्यन से लड़ाई करके और उसे अच्छे से सुना कर तो आ गई थी, पर उसके मन में आर्यन की कही गई सभी बातें चल रही थी। वो उसी के सामने दोबारा से करिश्मा की बातें कर रहा था, जो कि नव्या ने उसके सामने बहुत बहादुर बनकर इग्नोर करके आ गई थी। पर इस वक्त उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो रोना चाहती थी, आखिर कौन ही होगा जो कि अपने प्यार को किसी और की बात करता हुआ देख सकेगा। नव्या भी उसकी बातों से अंदर ही अंदर टूट रही थी। नव्या की आंखों में इस वक्त आंसू थे, पर वो उन्हें अपनी आंखों से बाहर आने इजाजत नहीं दे रही थी। एक आंखों का पानी अपनी आंखों के अंदर ही समेटे हुए वो इसी ही लेटी हुई थी। न जाने उसके ख्याल उसे कितना दूर दूर तक ले जा रहे थे। नव्या अपनी सोच से बाहर तब आई जब उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। नव्या बेड से उठी और दरवाजे के पास गई। वहां पर लॉक लगा हुआ था, पर वहां पर कोई था जो कि धीरे धीरे नोक कर रहा था। नव्या ने ये सुना तो उसने चिढ़ते हुए कहा, क्या है अब तुम्हें? नव्या ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि बाहर आर्यन था जो कि अब नव्या के अपार्टमेंट में आने की कोशिश कर रहा था, और वो बार बार नव्या को धीरे से आवाज लगता और हल्के हल्के डोर नॉक करता ताकि नव्या के अलावा उसकी आवाज को आरव न सुन ले। और ऐसा हुआ भी। नव्या ने उसकी आवाज भी सुनी और दरवाजे के पास आए। नव्या की आवाज सुनकर आर्यन ने जवाब दिया, दरवाजा खोलो समझी, मुझे भी मेरे बेटे के पास जाना है। नव्या ने जब आर्यन की बात सुनी तो वो चिढ़ गई। अभी तक तो उसे अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करने से ज्यादा करिश्मा को टाइम देना इम्पोर्टेंट था, और अब वो यहाँ पर आया था।
नव्या ने उसकी तरफ गुस्से से देखा, हालांकि डोर लॉक था पर फिर भी वो उस दरवाजे की तरफ ही इसे देख रही थी जैसे आर्यन ही वहां पर हो। नव्या ने वहीं पर खड़े रहकर वेट किया। थोड़ी देर तक आर्यन की कोई भी वॉइस न आने के बाद नव्या जब दोबारा अंदर जाने लगी तो आर्यन ने उसे फिर से रोकते हुए कहा, तुम यहां से हिलने की हिम्मत भी मत करना और चुपचाप ये दरवाजा खोलो, समझी, वरना लॉक तोड़ने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। नव्या ने भी चिढ़ते हुए देखा, आर्यन अगर तुमने कोई भी हरकत की तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। आर्यन, और तुम्हें क्या लगता है पुलिस मेरा क्या बिगड़ लेगी? दरवाजा खोलो जल्दी। नव्या ने थोड़ी देर तक सोचा पर फिर ही उसका दरवाजा खोलने का मन नहीं हुआ। पर फिर भी अब वो दरवाजा तो खोलना ही था, वरना आरव को ही डिस्टर्ब होता। और आज तो वैसे भी वो इतना ज्यादा रोया था। नव्या ने बेदिली से वो दरवाजा खोला। आर्यन जैसे ही अंदर आया उसने नव्या को देखा जो कि गुस्से में उसे ही घूर रही थी। पता नहीं क्यों पर आज उसे गुस्से में देखते हुए भी आर्यन ने उस पर अपनी नजरें जमा ली थी। वो थोड़ी देर तक उसे देखता रहा। न जाने क्यों पर उसका दिल आज नव्या को देखते रहने का कर रहा था। इधर उसके सामने खड़ी हुई नव्या ने भी उसे देखा और आज उसकी नजरों को खुद पर महसूस करते हुए वो थोड़ी चिढ़कर बोली, आरव और मैं बेड पर सोएंगे और तुम अपनी जगह खुद ढूंढ लो। इतना कहकर नव्या का अंदर चली गई और आर्यन वहीं पर खड़ा हुआ उससे पीछे से देखता रहा। नव्या आर्यन से ज्यादा बहस नहीं करती और आरव के पास चली जाती है। वहीं बाहर खड़ा हुआ आर्यन उसे पीछे से देखता ही रहा। वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि आखिर वो नव्या को क्यों देख रहा है। पर आज उसे नव्या को देखना अच्छा सा लग रहा था। आज जो भी नव्या ने उससे बहस की थी, उसके सताने के बाद भी उसके बेटे को जन्म दिया था, उस सब को सोचता हुआ आर्यन के मन में नव्या के लिए एक जगह सी बन गई थी। स्पेशली आरव के कारण। वो जब भी आरव को देखता उससे आरव में अपना और नव्या का अक्स नजर आता। उसके अंदर का दिल जो कि पत्थर बन चुका था, वो आरव के आने से जैसे धड़क रहा था। पहले तो आर्यन के मन में आरव को लेकर कोई प्यार नहीं था, पर फिर भी वो उसे एक बार देखना चाहता था क्योंकि वो उसका ही बेटा था, जिससे उसका डना इतना ज्यादा मैच हो रहा था। इसलिए ही तो वो उसे देखने गया था। पर जब उसने आरव को देखा था तब उसके मन में आरव के लिए एक अजीब सी मोहब्बत पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से वो खुद को उसका पिता बता चुका था। उसके मन में आरव से मिलने से पहले ये ख्याल बिल्कुल भी नहीं था, न ही वो उसके लिए नव्या से लड़ना चाहता था। पर जब उसने आरव को देखा था तब उसे खुद को नहीं पता चला था कि वो कब आरव को भी सच बता चुका था कि वो उसका बेटा है। और अब उसके मन में आरव को लेकर एक पिता वाला प्रेम उग गया था। आर्यन अपने ख्यालों में गुम आरव के पास उसके रूम में गया। वहां जाकर उसने देखा तो उसकी भावें आपस में जुड़ गई। नव्या ने आरव को हक किया हुआ था और आरव से चिपक कर सो रही थी। वही आरव ने भी कुछ ऐसा ही नव्या के साथ किया था। वो भी नींद में ही नव्या से चिपक गया था। आरव का बेड छोटा था, इसलिए वहां पर नव्या और आरव आपस में चिपक कर सो रहे थे। और उनके इस तरह सोने से ही उस बेड पर और ज्यादा जगह नहीं बची थी। आर्यन ने ये देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई। नव्या ने आरव को गले लगाकर खुद से इस तरह से चिपका रखा था जैसे कोई पेड़ से बंदर का बच्चा चिपका हुआ हो। पर आर्यन की मेन प्रॉब्लम ये नहीं थी। उसकी तो दिक्कत ही ये थी कि आरव और नव्या के एक साथ सोने के कारण अब उस बेड पर बिल्कुल भी जगह नहीं बची थी। आखिर वो बेड बच्चों के हिसाब से बनाया गया था। अब नव्या तो पतली सी थी तो वो तो उस बेड में एडजस्ट हो गई थी। पर आर्यन का क्या, वो तो रोज जिम जाता था। काफी अच्छा बॉडी थी उसकी। उतने से बेड में जहां पहले ही दो लोग थे, वहां पर एक तो बिल्कुल भी फिट नहीं हो सकता था। आर्यन ने एक नज़र नव्या और आरव को देखा। कुछ देर उन्हें यूं ही देखते रहने के बाद आर्यन के दिमाग में एक आइडिया आया। आर्यन ने आरव के ऊपर रखे हुए नव्या के हाथ को प्यार से हटाया और इस ही आरव के हाथ जो कि नव्या के ऊपर थे उन्हें भी उसने बहुत प्यार से हटाया। आज उसके मन में इन दोनों हो माँ बेटे के लिए एक प्यार उभर आया था। भले ही नव्या ने उससे बहस की थी और उसने भी नव्या को करिश्मा के नाम पर एक बार फिर से दुख दिया था, पर नव्या का उससे उनके बेटे के लिए यूं बहस करना कहीं न कहीं आर्यन को अच्छा लगा था। आर्यन ने जब उन दोनों को अलग कर दिया तो उसने आरव को अपनी गोद में उठा लिया
और खुद बेड पर धीरे धीरे लेट गया। और आरव को इसने खुद के ऊपर ही लेटा लिया था। आरव तो वेस भी हल्का सा था और आर्यन की अच्छी खासी बॉडी के आगे तो वो कुछ भी नहीं था। इसलिए आर्यन को उसे अपने ऊपर लेटाने के बाद कुछ भी अजीब नहीं लगा और वो आराम से लेटा रहा। वो सुकून से था। पर तभी जैसे कुछ सोचकर उसकी आंखें छोटी छोटी हो गई। उसने नव्या की तरफ देखा जो कि अब खुद में ही सूखड़कर सो रही थी। आर्यन ने अपना एक उसके गर्दन के नीचे से पीछे ले गया और जब नव्या की गर्दन उसके बाजू पर आ गई तब उसने नव्या को अपनी बाहों में खींच लिया और उसका सिर अपने सीने के बेहद करीब करके आंखें बंद कर ली। आज का पूरा दिन हेक्टिक था नव्या के लिए, इसलिए उसे जैसे ही सोने को मिला वो नींद में गायब ही हो गई थी। अब उसे ये एहसास भी नहीं हुआ था कि आर्यन रूम में आ चुका था। उसने आरव और नव्या की पोजीशन चेंज कर दी और अब नव्या को अपने सीने के बिल्कुल करीब करके लेटा हुआ था। नव्या और आरव तो अपने पास एक शरीर की गर्मी को महसूस करते हुए सुकून से सो रहे थे। नव्या और आरव को अपने करीब करके सुलाते हुए आर्यन के दिमाग में अचानक ही ये ख्याल आया कि अगर नव्या और आरव उसके मोम डैड के साथ और उसके साथ राठौर मेंशन में रहती तो आज को उसकी लाइफ में और उसके मोम डैड की लाइफ में कितना सुकून होता। उसके मोम डैड ये सुनकर कितना खुश होते कि उसका आज एक बेटा है जो कि ऑलरेडी 4 साल का हो गया है। आर्यन की मोम ज्योति जी अभी भी कोमा में ही थी और अभी तक होश में नहीं आई थी और कब होश में आएगी ये तो उसे क्या किसी को भी नहीं पता था। उनके बारे में सोचते हुए आर्यन को जब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन आरव और नव्या आर्यन से अभी भी चिपक कर सो रहे थे और आर्यन ने भी उस दोनों को ही अपने सीने में छुपाया हुआ था। धीरे धीरे नव्या की नींद खुली और वो जब जागी तो उसने खुद को किसी के करीब पाया और ये देखते ही नव्या की आंखों की बची हुई नींद हवा हो गई थी। नव्या एकदम से उठी और उसके उठते ही आर्यन जिसकी नींद बेहद कच्ची थी उसकी भी आंखें तुरंत ही खुल गई। उसने नव्या को देखा जो कि उससे पहले तो हैरानी से देख रही थी पर फिर बाद में उसे गुस्से से घूरने लगी थी। आर्यन ने भी उसे देखा पर कुछ बोला नहीं और उठकर अपने ऊपर सो रहे आरव को बेड पर लेटा दिया। जब वो आरव को लेटा रहा था तभी नव्या बेड से उतर गई थी। जब आरव को अच्छे से लेटाने के बाद आर्यन ने नव्या को देखा तो नव्या कुछ बोलने वाली थी पर उससे पहले ही आर्यन ने चीढ़कर उसे देखा और थोड़ा सा गुस्से में बोला, तुम्हें नींद में भी चैन नहीं है ना? मैंने तो बस आरव को अपने ऊपर लेटाया था और तुम तो फ्री में मेरा फायदा उठाने आ गई यार, हद होती है। उद्धरण चिन्ह। नव्या उसकी बात सुनकर अपना मुंह खोले हुए उसे देखने लगी। क्या वो उसे ये कह रहा था कि वो खुद नींद में उसके हाथ पर अपना सिर रखकर अपना चेहरा उसके सीने में छुपाकर सो रही थी? कल रात नव्या इतनी गहरी नींद की थी कि उसे तो कुछ पता ही नहीं चला था, तो उसे अब आर्यन की कही गई हर एक बात सच लग रही थी। नव्या ने सोचा कि आर्यन हो कि उससे खुद ही दूर भागता है, वो भला उससे क्यों चिपकेगा। जरूर वही सोते हुए आर्यन की तरफ चली गई होगी। इतना सोचते हुए नव्या ने कहा, वो मैं कल ज्यादा थक गई थी इसलिए पता नहीं चला, पर देखो बाहर सुबह हो चुकी है, तो अब निकलो यहां से। आर्यन ने भले ही नव्या की बात सुनी थी पर उसे पूरी तरह से इग्नोर करता हुआ वो रूम से बाहर निकल गया। नव्या भी आरव के पास बैठ गई और उसका टेम्परेचर चेक करने लगी। अभी थोड़ी देर ही थी कि कमरे का दरवाजा फिर से खुला और इस बार आर्यन अपने हाथ में कपड़े लिए हुए था। उसने नव्या को एक नज़र नहीं देखा और सीधे से बाथरूम में चला गया। नव्या उसकी इस हरकत से परेशान हो गई थी। शायद अंदर बाथरूम में कुछ था जो वो आर्यन को नहीं दिखाना चाहती थी। बाथरूम में जब आर्यन बाथरूम में आया तो उसकी नज़र शावर के टैप पर लटके हुए कपड़े पर गई। आर्यन ने जब उसे पास जाकर देखा तो वो नव्या के इनर थे। उन ब्लैक कलर के इनर को देखते ही आर्यन को अपने शरीर में सख्ती महसूस हुई। वो उन्हें घूरता रहा और कुछ देर बाद उसने वो ऑनर्स अपने हाथ में ले किए। कुछ देर बाद आर्यन लगभग 1 घंटे बाद ही बाहर आया था। नव्या को नहीं पता था कि आखिर उसे इतनी देर किस काम में लग गई, लेकिन उसके बाहर आते ही नव्या बाथरूम में गई
नव्या को यूं बाथरूम की तरफ जाते हुए देखकर आर्यन थोड़ा घबराया, लेकिन फिर खुद को शांत कर आरव के पास चला गया और उसके फोरहेड पर किस किया। वहीं नव्या जो कि बाथरूम में थी, उसने 19 को एक साइड में फीका हुआ देखा, पर वो देखने से इससे लग रहे थे जैसे ना जाने उन्हें कितनी बार मोड़ा गया हो और नोचा गया हो। नव्या अपने इन की तरफ गई और उन्हें उठाते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसके उन ब्लैक इमर्स पर व्हाइट वाटर था और उसकी मात्रा बहुत ज्यादा थी। ये देखते ही नव्या का चेहरा पूरा लाल पड़ गया था। उसने उन्हें उठाया और सीधे डस्टबिन में फेंक दिया। नव्या ने अपना मॉर्निंग रूटीन किया और जब बाहर आए तो उसे आर्यन की गोद में बैठा हुआ आरव दिखा, जो कि इस वक्त रो रहा था और आर्यन उसे चुप करवा रहा था। शायद वो कल की शिकायत कर रहा था आर्यन से। नव्या तेजी से चलती हुई उसके पास आए और उसे आर्यन की गोद में से खींच लिया। आरव ने भी जब नव्या को देखा तो उसके फेस पर स्माइल आ गई। कल नव्या ही अकेली थी इसके पास जो उसका पूरा सपोर्ट कर रही थी, वरना आर्यन तो उसे भूल ही गया था। नव्या ने आरव को पैर से किस किया और अपने गले से लगाते खड़ी रही, पर वही वो आर्यन को घूर रही थी। नव्या ने आरव से कहा, बेबी आप जाओ नहा लो, मम्मा ब्रेकफास्ट बन रही है आपके लिए। आरव ने इस पर ओके कहा और बाथरूम में चला गया। उसके जाने के बाद नव्या आर्यन की तरफ पलटी और उसे गुस्से से घूरने लगी।